कपड़े तहयाते हुए आरती के हाथ थम गए। उसकी आंखें नेपथ्य में जा टंगी। मन में तरह तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। उसे लगा कि वह एक स्वप्न लोक में विचर रही है। उसे अभी भी विश्वास न हो रहा था कि पूरे 10 साल बाद उसका प्रेमी मिहिर फिर उसकी जिंदगी में आया था और उसने उसकी दुनिया में हलचल मचा दी थी। वह बैंक में अपने केबिन में सिर झुकाए काम में लगी थी कि मिहिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अरे तुम! वह हिचकिचाए। उस चिरपरिचित चेहरे को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। चकरा गई न मुझे देखकर? मिहिर मुस्कुराया। हाँ, तुम तो विदेश चले गए थे न? उसने अपने चेहरे का भाव छिपाते हुए पूछा। इस तरह अचानक कैसे चले आए? बस यूं ही चला आया। अपने देश की मिट्टी की महक खींच लाए। तुम अपनी सुनाओ, कैसी गुजर रही है? हालांकि मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है। देख ही रहा हूँ कि तुम मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरक्की हो गई है। लेकिन लगता है कि तुम्हारे निजी जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। तुम वैसी ही हो जैसी तुम्हें छोड़कर गया था। हाँ, मेरे जीवन में अब क्या नया घटने वाला है? जिंदगी एक धर्रे से लग गई है। सब दिन एक समान, ना कोई उतार ना चढ़ाव। उसने सपाट स्वर में कहा। ये रास्ता तुम्हारा खुद का अपनाया हुआ है। मिहिर ने उलाहना दिया। मैंने तो तुम्हें शादी का ऑफर दिया था, तुम ही न मानी। आरती कुछ न बोली। अच्छा ये बताओ, लंच के लिए चलोगी? तुमसे मिले अरसा हो गया। मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी हैं। वे दोनों काफी देर तक रेस्तरां में बैठे रहे। बातों के दौरान मिहिर ने कहा, आरती, मेरा भाई अमेरिका में रहता है। उसने मुझे वहाँ बुलवा लिया। शुरू में काफी संघर्ष करना पड़ा, पर अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है। मैंने वहाँ अपना घर खरीद लिया है। केवल गृहिणी यानी पत्नी की कमी है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं अभी भी तुम्हें दिलोजान से चाहता हूँ। तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। इतने दिन तुम्हारी याद के सहारे जिया। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। बोलो, क्या कहती हो? अब मैं क्या बोलूं? वह सिर झुकाए बोली। वाह, तुम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसले क्या कोई और लेगा? आरती, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हें कब अक्ल आएगी? मैं और तुम बालिग हैं, अपनी मर्जी के मालिक। हमें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। उसने कहा। हरगिज नहीं, मिहिर ने दृढ़ता से कहा। सोच विचार में तुमने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी। अब मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। तुम्हें फैसला अभी इसी वक्त लेना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आरती के मन में उथल पुथल मच गई। जी में आया कि वह तुरंत अपने आप को मिहिर की बाहों में डाल दे और उससे कहे, मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहे करो, मुझे मंजूर है। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी तो न था। वह अपनी एकाकी गतिहीन जिंदगी से बहुत उकता गई थी। अब तक माँ बाप का साया सिर पर था, पर आगे की सोचकर वह मन ही मन कांप जाती थी। उसे एक सहारे की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह मिहिर का हाथ थाम लेगी। ये निर्णय लेते ही उसके सिर से एक भारी बोझ उतर गया। उसके मन में हिलोरें उठने लगी। ठीक है, वह बोली। उसे वह दिन याद आया जब मिहिर से पहली बार मिली थी। पहली नजर में ही वह उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। वह बड़ा हंसोड़ और जिंदा दिल था। धीरे धीरे उनमें नजदीकियां बढ़ती गईं और एक दिन मिहिर ने विवाह का प्रस्ताव किया। आरती के मन में रस की फुहार फूट निकली। वह भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। लेकिन उसके माता पिता को उसका प्रेम प्रसंग रास न आया। उन्होंने मिहिर का जमकर विरोध किया। उन्हें मिहिर में खामियां ही खामियां नजर आईं। वह पिछड़ी जाति का था और गरीब घर से था। उन्होंने आरती को समझाने की कोशिश की कि मिहिर उसके लायक नहीं है और वह उससे शादी करके बहुत पछताएगी।
जब उन्होंने देखा कि आरती पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना आखिरी दांव चलाया। ठीक है, यदि तू अपनी मनमर्जी करने पर तुली है तो यही सही, तू जाने तेरा काम जाने, लेकिन इसके बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। हम मरते दम तक तेरा मुंह न देखेंगे। आरती बहुत रोई धोई, पर पिता की बात मानो। पत्थर की लकीर थी और माँ ने भी पिता की हाँ में हाँ मिलाई। आरती के मन में भय का संचार हुआ। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वह माँ बाप से बगावत करके, समाज की अवहेलना करके मिहिर से शादी रचाती। वो उधेड़-बुन करती रही, सोच में डूबी रही, आगा पीछा सोचती रही। दिन बीतते गए और एक दिन मिहिर उससे नाराज होकर, उससे नाता तोड़कर उसकी दुनिया से दूर चला गया। आरती के माता पिता ने उसके लिए और लड़के तलाश किए, पर आरती ने सबको नकार दिया। वह तो मिहिर से लौ लगाए थी। यादों में खोई आरती को मिहिर की आवाज ने झिंझोड़ा। मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। हम अपने भावी जीवन के बारे में बात करेंगे और मैं तुम्हारे माता पिता से भी मिल लूंगा। पिछली बार उन्होंने हमारी शादी में अड़ंगा लगाया था। आशा है इस बार उन्हें कोई आपत्ति न होगी। नहीं, और होगी भी तो अब मैं उनकी सुनने वाली नहीं हूँ। वह जरा हिचकिचाई और बोली, केवल एक समस्या है। वह क्या? रघु की समस्या। ये रघु कौन है? क्या वह मेरा रकीब है? हटो भी। आरती हंस पड़ी। रघु मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा, कुल 12 साल का है। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम कल घर आ रहे हो न? वहीं पर बातें होंगी। मिहिर आरती के यहाँ बरामदे में बैठा हुआ था। आरती ने उसे रघु के बारे में विस्तार से बताया। उसके भाई सुरेश ने एक अति सुंदर कन्या से प्रेम विवाह कर लिया था। वे अपने नवजात शिशु को लेकर मुंबई रहने चले गए थे, जहां सुरेश की नौकरी लगी थी। पर किन्हीं वजहों से उनमें अनबन रहने लगी और एक रोज उसकी पत्नी उससे लड़ झगड़ कर उसे छोड़कर चली गई, साथ ही बच्चे को भी छोड़ गई। सुरेश मजबूरन रघु को बेंगलुरु ले आया, क्योंकि मुंबई में उसे देखने वाला कोई न था। तू चिंता मत कर, पिता माधवराव ने उसे आश्वासन दिया। बच्चे को यहाँ छोड़ जा, ये यहाँ पल जाएगा। उन्होंने बच्चे को आरती की गोद में डालते हुए कहा, ले बिटिया, अब तू ही इसे पाल। हमेशा कुत्ते बिल्ली के बच्चों के साथ खेलती रहती है। ये जीता जागता खिलौना आज से तेरे जिम्मे। आरती ने शिशु को हृदय से लगा लिया। उसके दिल में ममता का स्रोत फूट निकला। उस नन्ही सी जान के प्रति उसके दिल में ढेर सारा प्यार उमड़ आया। वह सचमुच बच्चे में खो गई। वह बैंक से लौटती तो रघु की देखभाल में लग जाती। रघु भी उससे बहुत घुल मिल गया था और हमेशा उसके आगा पीछे घूमता रहता। वो उसे छोड़कर एक पल भी न रहता था। कभी कभी रघु को कलेजे से लगाकर वह सोचती कि क्या यही मेरी नियति है। और लड़कियों की तरह उसने भी सपने देखे थे। उसके हृदय में भी अरमान मचलते थे। वह भी अपना एक घर बार चाहती थी, एक सहचर चाहती थी जो उसको दुलार करे, उसके नाजन खरे उठाए, उसके सुख दुख में साथी हो। पर वह अपनी अधूरी आकांक्षाएं लिए मन ही मन घुटती रही। उसे लगता कि प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया है और उसके अपनों ने भी उसकी अनदेखी की है। सुरेश ने दोबारा शादी कर ली और उसने रघु को अपने साथ ले जाना चाहा। बेशक ले जाओ, माधवराव बोले, तुम्हारी ही अमानत है। आखिर इतने दिन हमने उसकी देखभाल कर दी, अब अपनी अमानत को तुम संभालो। मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चले, अशक्त हो गए हैं, कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। रघु से बिछड़ने की कल्पना से ही आरती का दिल बैठने लगा। यदि मुझे मालूम होता कि इस बालक से एक दिन बिछड़ना होगा तो मैं इसके मोह जाल में न फंसती, उसने आह भर कर सोचा। और जब 7 साल के रघु ने सुना कि उसे मुंबई जाना होगा तो उसने रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया। मैं हरगिज मुंबई नहीं जाऊंगा,
वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। मैं बुआ को छोड़कर नहीं रह सकता। पर उसकी कौन सुनने वाला था। सुरेश उसे जबरन ले गया। आरती ने बताया कि जब तब रघु फोन पर बहुत रोता और झींकता था, उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा न लगता था। एक दिन अचानक सुरेश का फोन आया कि रघु गायब है। सुबह स्कूल गया तो घर नहीं लौटा। वे सब परेशान हैं और उसे तलाश कर रहे हैं। घर के लोग चिंतातुर टेलीफोन के इर्द गिर्द जमे रहे। सुबह द्वार की घंटी बजी तो देखा कि रघु खड़ा है, अस्त व्यस्त बदहवास। आरती ने दौड़कर उसे लिपटा लिया। अरे रघु बेटा, तू अचानक कैसे चला आया? बुआ, रघु सिसकने लगा। मैं घर से भाग आया हूँ, अब कभी लौटकर नहीं जाऊंगा। मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं वहाँ रोज रोता था। रो मत मेरे बच्चे, आरती ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं है। स्कूल से वापस आता हूँ तो माँ पढ़ने बिठा देती हैं। जरा सा खेलने भी नहीं देती, टीवी भी नहीं देखने देती। पापा के सामने मुझे प्यार करने का दिखावा करती हैं, पर उनकी पीठ पीछे मुझे फटकारती रहती हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सुस्ता ले, बाद में बातें होंगी। बुआ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। उसने उसका मनपसंद नाश्ता बनाकर अपनी गोद में बिठाकर उसे खिलाते हुए कहा, ये तो बता कि तू इस तरह बिना किसी को बताए क्यों भाग आया? तुझे पता है घर में सब तेरी कितनी फिक्र कर रहे हैं। रघु ने अपराधी की तरह सिर झुका लिया। जब सुरेश को सूचना दी गई तो वह बहुत आग बबूला हुआ। इस लड़के को यह क्या पागलपन सूझा? यहाँ ऐसा कौन सा कांटों पर लेटा हुआ था? नर्मदा दिन रात उसकी सेवा करती थी। सच तो यह है कि आप लोगों के प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। खैर, मैं आ रहा हूँ उसे लेने। रघु ने सुना तो रोना शुरू कर दिया। मैं हरगिज वापस मुंबई नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती भेजा तो फिर घर से भाग जाऊंगा और इस बार वापस यहाँ भी न आऊंगा। ऐसा नहीं कहते, हम तेरे पिता से बात करेंगे, कुछ हल निकालेंगे। मिहिर ने आरती की ये बातें सुनी तो बोला, इतना तो मेरी समझ में आ गया कि तुमने रघु को बचपन से पाला है और तुम्हारा उससे गहरा लगाव है। पर देखा जाए तो वह तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है। तुमने उसकी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। इतने दिन तुमने उसे संभाल दिया, सो ठीक है। अब उसके माता पिता को उसकी फिक्र करने दो। तुम अपनी सोचो। आरती के माथे पर पड़े बाल को देखकर उसने झुंझला कर कहा, आरती, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। हमेशा दूसरों के लिए जीती आई हो, कभी अपने लिए भी सोचो। ये जीना भी कोई जीना है। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। कल हम कचहरी जाएंगे, तुम तैयार रहना, ठीक है? आरती ने कहा। उसने एक विश्वास छोड़ा। वह मिहिर को कैसे समझाए कि अपना न होते हुए भी वह भावनात्मक रूप से रघु से जुड़ी हुई है। उस बालक ने माँ की ममतामयी गोद न जानी, उसने पिता का स्नेह व संरक्षण न पाया। आरती ही उसके लिए सब कुछ थी। आरती का उदास चेहरा देखकर मिहिर द्रवित हुआ। आरती, अगर तुम रघु से बिछड़ना नहीं चाहती तो एक उपाय है। हम कानूनन रघु को गोद ले सकते हैं। क्या ये संभव है? क्यों नहीं? अमेरिका से कई संतानहीन दंपति भारत के अनाथालयों से अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, बहुत कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। अगर तुम चाहो और सुरेश इसके लिए राजी हो तो इसके लिए कोशिश की जा सकती है। तुम इतना सब करोगे मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं? एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिए कुछ भी कर सकता है। आरती ने उसे स्नेह सिक्त नेत्रों से देखा। मिहिर उसे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था कि वह शर्मा गई। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। आरती ने चाय बनाकर रघु को आवाज दी। बेटा, जरा ये चाय बाहर बरामदे में बैठे अंकल को दे आओ। मैं कुछ गरम पकौड़े
बना कर लाती हूँ। अंकल चाय, रघु ने कहा। थैंक यू, आओ बैठो। तुम रघु हो न? जी हाँ। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। सुना है कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आते हो। जी अच्छा, ये तो बताओ, तुम अमेरिका में पढ़ना चाहोगे? मैं अमेरिका क्यों जाना चाहूँगा, जबकि यहाँ एक से बढ़कर एक अच्छे स्कूल हैं। हाँ ये तो है, पर वहाँ तुम अपनी बुआ के साथ रह सकोगे। बुआ का साथ कितने दिन नसीब होगा? एक न एक दिन तो मुझे उनसे अलग होना ही पड़ेगा। स्कूली शिक्षा के बाद पता नहीं कौन से कॉलेज में, किस शहर में दाखिला मिलेगा। मिहिर के जाने के बाद आरती सोच में पड़ी रही। उसकी जिंदगी में भारी बदलाव आने वाला था। वो अपने कमरे में सोच में डूबी हुई बैठी थी कि रघु उसके पास आया। बुआ, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। मैं बोर्डिंग में रहकर पढ़ना चाहता हूँ। अरे सो क्यों? मेरे कुछ दोस्त ऊटी के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। वे मुझे बता रहे थे कि चूंकि मैंने हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया है, मुझे आसानी से वहाँ दाखिला मिल सकता है। बुआ, मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने साथियों के साथ उसी स्कूल में पढ़ूं। तुम मेरी मदद करोगी तो यह संभव होगा। तू सच कह रहा है? हाँ बुआ, बिल्कुल सच। आरती का मन हल्का हो गया। उसने सपने में भी न सोचा था कि उसकी समस्याओं का हल इतनी आसानी से निकल आएगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि रघु की स्कूली पढ़ाई समाप्त हो जाने पर वह उसे अपने पास बुला लेगी। वह तुरंत मिहिर को फोन करने बैठ गई। रघु उसके पास ही मंडराता रहा। उसने बुआ और मिहिर की बातें सुन ली थी। वह जान गया था कि बुआ और मिहिर एक दूसरे को चाहते हैं और विवाह करना चाहते हैं, और उसने अचानक आकर बुआ को उलझन में डाल दिया था। उसने सहसा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का निश्चय कर लिया और सोच लिया कि यदि वहाँ दाखिला न मिला तो वह मुंबई चला जाएगा। उसने पलक मारते तय कर लिया कि वह अपनी बुआ की खुशियों के आड़े नहीं आएगा। उसने अपनी बुआ को करीब से देखा और जाना है। उसे उनके दर्द और तड़प का एहसास है। उसने बचपन से ही देखा है कि किस तरह उसकी बुआ ने पग पग पर सबकी मर्जी के आगे सिर झुकाया है। वे कितना रोई और कल्पी हैं। क्या रघु भी औरों की तरह बनेगा? नहीं, वो इतना निष्ठुर नहीं बनेगा। वह अपनी बुआ के प्रति संवेदनशील है। वह हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उसका रोम रोम बुआ का आभारी है। यदि बचपन में उन्होंने उसकी सार संभाल न की होती तो पता नहीं आज वह किस हाल में होता। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भरसक कोशिश करेगा कि अपनी बुआ का आगामी जीवन सुखमय बनाए।